अंधेरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक द्विवेदी और बातचीत के इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले आज का जो मुद्दा है वो सामने रखते हैं। राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में वंशवाद और भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री ने एक तरह से जमकर हमला बोला। उन्होंने बंगाल चुनाव से ठीक पहले ये जो बातें कही उसे उसी चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युवा संसद समारोह में युवाओं को बढ़ चढ़कर राजनीति में आगे आने के लिए कहा और अपील की इसी बात की कि भ्रष्टाचार से अगर लड़ना है, इस देश को मुकाबला करना है तो यही एक रास्ता जो है बड़ा कारगर दिखता है। पहले एक रिपोर्ट, फिर बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। वंशवाद पर पीएम मोदी का बड़ा हमला। वंशवाद और भ्रष्टाचार पर पीएम का प्रहार। विवेकानंद जयंती पर पीएम का युवाओं को संदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय युवा संसद में हिस्सा लेने वालों के सामने प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो उन्होंने देश के सबसे बड़े आध्यात्मिक राजदूत स्वामी विवेकानंद की जिंदगी के उन तारों को छेड़ा जिससे युवाओं को प्रेरणा मिले, और बात निकली तो जिक्र राजनीति का भी छिड़ा। प्रधानमंत्री ने लंबे समय से आज तक चली आ रही राजनीति की कमियों को बेलाग लपेट गिनाया और उसे देश की सियासत से दूर करने की अपील की। लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा दुश्मन पनप रहा है और वो है राजनीतिक वंशवाद। राजनीतिक वंशवाद देश के सामने ऐसी ही चुनौती है जिसे जड़ से उखाड़ना है। ये बात सही है कि अब केवल सरनेम के सहारे चुनाव जीतने वालों के दिन लदने लगे हैं, लेकिन राजनीति में वंशवाद का ये रोग अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनका विचार, जिनका आचार, जिनका लक्ष्य सब कुछ अपने परिवार की राजनीति और राजनीति में अपने परिवार को बचाने का ही है। क्योंकि देश के सबसे बड़े सियासी नेता ने वंशवाद की दुखती रग को दबाया तो इसे देश में वंशवाद की राजनीति करने वालों पर चोट की तरह देखा गया। लेकिन प्रधानमंत्री ने तर्क के जरिए युवाओं को वंशवाद के खतरे से आगाह किया और वंशवाद की तुलना तानाशाही के रूप में की। ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में एक नए रूप के तानाशाही के साथ ही देश पर अक्षमता का बोझ भी बढ़ा देता है। राजनीतिक वंशवाद नेशन फर्स्ट के बजाय सिर्फ मैं और मेरा परिवार, इसी भावना को मजबूत करता है। ये भारत में राजनीतिक और सामाजिक करप्शन का भी एक बहुत बड़ा कारण है। वंशवाद की जगह से आगे बढ़े लोगों को लगता है कि अगर उनकी पहले की पीढ़ियों के करप्शन का हिसाब नहीं हुआ तो उनका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्वामी विवेकानंद को प्रधानमंत्री कई बार अपना प्रेरणा स्रोत बता चुके हैं। आज इसे दोहराने का मौका भी था। चूंकि स्वामी विवेकानंद का रिश्ता बंगाल से जुड़ा है, इसलिए प्रधानमंत्री के हर वाक्य में बंगाल चुनाव की आहट और सियासत को भी सुनने की कोशिश हुई। प्रधानमंत्री ने जब राजनीति में बदलाव और कई जगहों पर जारी भ्रष्टाचार का जिक्र किया तो उसे बंगाल की ममता सरकार पर लगने वाले आरोप और दूसरे सियासी दलों पर लगी कालीख से भी जोड़कर देखा जाने लगा। ऑनेस्टी और परफॉर्मेंस आज की राजनीति की पहली अनिवार्य शर्त होती जा रही है और देश में जो जागरूकता आई है ना, उसने ये दबाव पैदा किया है। भ्रष्टाचार जिनकी लेगेसी थी, उनका भ्रष्टाचार ही आज उन पर बोझ बन गया है और ये देश के सामान्य नागरिक की जागरूकता की ताकत है। वो लाख कोशिशों के बाद भी इससे उभर नहीं पा रहे हैं। देश अब ईमानदारों को प्यार दे रहा है, ईमानदारों को आशीर्वाद दे रहा है।
प्रधानमंत्री ने हर चुनाव के समय सियासी दलों के नेताओं के बीच लगने वाली दल बदल की होड़ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जीत की संभावनाओं की वजह से कई उम्मीदवार दागी दलों का साथ छोड़ देते हैं। पीएम मोदी के इस बयान को भी बंगाल चुनाव से पहले बड़ी संख्या में बीजेपी आने वाले नेताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जनप्रतिनिधि भी ये समझने लगे हैं कि अगले चुनाव में जाना है तो सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए, कामों का हिसाब पुख्ता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद से देश के दूसरे हिस्से की तरह बंगाल भी वैसा ही जुड़ाव महसूस करता है। बंगाल के लोगों के लिए दिलों में स्वामी विवेकानंद जिस तरह राज करते हैं, उसे देखते हुए सभी सियासी दलों की कोशिश उनसे खुद को जोड़कर दिखाने की होती है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी आज सुबह कोलकाता के शिमला स्ट्रीट स्थित स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेता और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी स्वामी विवेकानंद के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी नेताओं के बीच श्रद्धांजलि की इस होड़ को विवेकानंद पर राजनीति से जोड़ा जाने लगा तो सफाई भी सामने आ गई। हमारे प्रधानमंत्री अपना जीवन आदर्श स्वामी जी को ही मानते हैं और उनके जीवन का शुरुआत, राजनीतिक शुरुआत, सार्वजनिक जीवन का शुरुआत स्वामी जी के आदर्श को लेकर ही शुरू हुआ था। इसलिए हम नहीं मानते हैं जिनको करना है करें, हम तो मानते हैं कि विश्व का है और उनसे हमको अभी प्रेरणा स्रोत है और उस प्रेरणा स्रोत से प्रेरणा लेकर हम कहते हैं कि सोनार बांग्ला हम लोग तैयार करेंगे। देश स्वामी विवेकानंद की जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाता है और इस मौके पर बीजेपी ने कोलकाता में एक रैली निकाली। खास बात यह है कि रैली में शामिल लोगों के हाथों में बीजेपी के झंडे की जगह भगवा झंडे और तिरंगा दिखे। तो बहस की रूपरेखा तैयार है। हमारे साथ जो मेहमान अब जुड़ रहे हैं उनसे हम आपका तारुफ करा दें। जफर इस्लाम साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान निजामी साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद वाजपेयी जी एलजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ मौजूद है। संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं और सलमान निजामी साहब मैं आपके पास आता हूं। आप राजनीतिक विश्लेषक, मैं आपके पास शुरुआत करता हूं। और जिस तरह से वंशवाद पर चोट की गई, आपको लगता है कि भ्रष्टाचार पे अंतिम तौर पे अगर भारत को या देश को विजय प्राप्त करनी है तो ये जो परिवार का वंशवाद है, जिसमें चाहे वो राजनीतिक हो चाहे सामाजिक, जिस पर प्रधानमंत्री ने इशारा किया, उसको खत्म करने की बेहद जरूरत है। देखिए प्रतीक जी, बहुत अच्छी बात है। मैं तो वेलकम करता हूँ स्टेटमेंट को। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि हम भी बहुत सालों से ये कह रहे थे कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो अमित शाह जी के बेटे कैसे हो सकते हैं, वो उनका तो कोई क्रिकेट में लेना देना नहीं है। तो ये करप्शन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, फैमिली वाला जो पॉलिटिक्स है वो कहाँ से शुरू हो रही है। जिन घरों में कांच होते हैं उनको दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। तो मोदी जी ने तो अच्छा कहा है, उनको शुरुआत तो अपने घर से करनी चाहिए। क्यों उन्होंने एक राजनीतिक जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया। और ऐसे कई राज्य हैं जहां बीजेपी के तो बिल्कुल मैं पूनम महाजन का नाम लूं, अनुराग ठाकुर का नाम लूं, कैलाश जी के जो पुत्र हैं एमपी हैं, कितने मैं गिनवाऊं आपको। ये तो बीजेपी को तो अंदर सफाई करनी चाहिए। और दूसरों से बात करना, और दूसरा करप्शन की यहाँ बात की जाए, करप्शन जो 6 साल में हुआ तो वो आपके सामने है। और आज भी लोग जो हैं जो सफर कर रहे हैं पूरे देश में, वो आपके सामने है किस तरीके से हालात है। आप बैकफुट पे आ गए, आज किसानों का मसला हुआ था, आप बैकफुट पे आ गए। जफर इस्लाम साहब, पहले अपना घर सुधारना चाहिए, साफ करना चाहिए, अब मुझे जवाब देनी चाहिए। देखिए, यही तो खूबी है बाकी पार्टियों और भारतीय जनता पार्टी में। यहां पर हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है और मेरिट पे, ये नहीं कि सिर्फ नाम पे, काम पे, मेरिट पे काम करना पड़ता है। कोई इसलिए नहीं मिल जाता टिकट के या कोई पद इसलिए कि किसी का बेटा है, किसी का चचा है, किसी का भतीजा है। हर को पार्टी में अपना पहले वर्चस्व दिखाना पड़ता है, पार्टी के लिए काम करना पड़ता है। एक इंडिविजुअल के नाते हर को काम करना पड़ता है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए है। आप चाहे किसी के बेटा हो या किसी के भाई हो, उसको कोई मतलब, या किसी के पत्नी हो, किसी के पिता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप काम करते हैं,
आपने कंट्रीब्यूशन दिया पार्टी को, आप पार्टी को मजबूत बना रहे, आपका कंट्रीब्यूशन है, तो कई लोगों को टिकट मिलता है, पद मिलता है, इसलिए कि उन्होंने अपना काम दिया है और अपने काम से आप लोगों का मन जीता है। तो आप बताइए हमारे पार्टी में कंट्रीब्यूशन है, राहुल गांधी जैसे जय शाह जी का क्या कंट्रीब्यूशन है? कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं, एक मिनट सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी में क्रिकेट में इलेक्शन जीतना पड़ता है। वो अगर गुजरात स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन होके, वह प्रेसिडेंट होके, अगर उनको अधिकार है कि वहां के इलेक्शन लड़ना, और अधिकार में अगर सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी या उनके पिताजी के कोई रिश्तेदार नहीं है, अगर उनको सपोर्ट किया वहां के बाकी एसोसिएशन में, और आज उनका काम देखिए, आज सबसे ज्यादा सुन लीजिए, एक मिनट बीच में टीका टिप्पणी बंद कीजिए अपना, मैं सुन लीजिए, बीच में टीका टिप्पणी बंद कीजिए, मैंने आपको रोका नहीं था। सलमान निजामी, मैं कह रहा हूं कि आपको रोका नहीं था, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया, अगर आपके आंख में नजर नहीं आता है कि इस बार का जो आईपीएल हुआ, पूरे दुनिया ने सबसे ज्यादा मैच, अगर इस बार के आईपीएल को देखा है पैंडेमिक होने के कारण, क्या आपको शर्म नहीं आता बोलते हुए? इसलिए उनका कोई रिश्तेदार बैठा हुआ वहां पर? अरे भाई, जिनकी क्षमता है, क्षमता को कौन प्रदान नहीं करता? क्षमता को किससे प्रदान? बीसीसीआई सेक्रेटरी के लिए कौन सा? अरे भैया, सारे लोग, अरे आप भैया सुनो, अरे भाई सुनो, सुन लीजिए, आपको कोई, आप इलेक्शन जहाँ लड़े, नहीं आप बात कर रहे हैं, नहीं आप बात कर रहे हैं, मुलायम सिंह यादव को मुगल एरा में ले जाने वाला कौन है? अखिलेश यादव ने जैसे मुगल सल्तनत में होता था, बाप को हटा दो, वैसा काम किया अखिलेश यादव ने। क्या बात कर रहे हैं? अखिलेश यादव मुगल एरा में जैसे अपने बाप का कत्ल करते थे, बाप कौन है उसने? आप मुलायम सिंह यादव को किसने हटाया? धक्के लेके आया, रोड पे फेंक दिया, जाके रोड पे फेंक दिया मुलायम सिंह यादव को। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं, जो आपका डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, वंशवाद वाली पॉलिटिक्स आपको देखिए, शर्म आना चाहिए। आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, अखिलेश यादव ने किस तरह बाप को साइडलाइन किया। अनुराग भदौरिया नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी के बेटा है, तो मुलायम सिंह यादव जी को धक्का देके बाहर निकाल दिया। अनुराग भदौरिया, आज वहाँ की जनता ने उखाड़ के फेंका ऐसे लोगों को, उखाड़ के फेंका। अरे भैया सुन लो, आपके पास कहने को कुछ नहीं है। सुनिए, आपके यहाँ सिर्फ यादव परिवार का ही कोई बन सकता है। बनाओ किसी और को, बनाओ किसी और को, तुमको कुछ बनाएगा? नहीं बनाया जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं बनाया जाएगा, इसलिए तुम यादव परिवार के नहीं हो, तुम यादव परिवार के नहीं हो, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बनाया जाएगा। तुम यादव परिवार का तलवा चाटते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अनुराग भदौरिया, और वाले ही राज करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे जैसे कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ाया जा सकता, नहीं बढ़ाया जा सकता तुम्हारे कार्यकर्ता को। सुन लीजिए, अरे सुन लो भैया, आप देखिए, मुगल एरा में अगर कोई आदमी, तुम्हारे अखिलेश यादव ने मुगल एरा के जैसे जहांगीर ने अपने पिता का कत्ल किया था, वैसे ही तुम्हारे अनुराग भदौरिया, मैं ऑडियो डाउन करता हूं, ऑडियो दोनों अखिलेश यादव ने, अनुराग भदौरिया में सवाल रखना, अनुराग भदौरिया में सवाल रखना, ऐसी तो आप वंशवाद वाली पॉलिसी है। ऑडियो डाउन, अनुराग भदौरिया ऑडियो डाउन है, अनुराग ऑडियो डाउन है, जफर सलाम साहब ऑडियो डाउन है सर। अनुराग भदौरिया जी, सवाल इन्होंने ये रखा बीच में बहस में कि हाँ ये बात तो सच है कि दोनों में, आपने कहा 45% तो आपके यहाँ बीजेपी, जफर सलाम साहब उन्होंने एक फेहरिस्त पढ़ी और निजामी साहब ने भी पढ़ी और इन्होंने भी पढ़ी, बोले आपके यहाँ भी है वंशवाद। लेकिन सवाल ये है कि अनुराग भदौरिया ये कह रहे थे, यानी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे, हमारे यहाँ तो कोई भी आ सकता है और प्रधानमंत्री भी बन सकता है, अध्यक्ष भी बन सकता है, आप क्या बन सकता है क्या अनुराग भदौरिया जी? हाँ बिल्कुल, जिसके अंदर ताकत होगी, जो जनता का प्रिय होगा, जनता जिसको चुनेगी। समाजवाद में आप अच्छी तरह जानते हो, हटाने की ताकत थी ना। समाजवादी लोग, नहीं मुलायम सिंह यादव को रोड पे उठा के फेंकने की मुकदमिया बनाऊं ना, वंशवाद से थोड़ी आता हूं यार।
पूरे देश में देखा है किस तरह तुमने किस तरह अपने बाप को बाहर निकाल के फैला, वही वंशवाद कहलाता है। वंशवाद उसी को कहते हैं जिस तरह से कत्ल करके लोग बाप का अपने मुगलिया सुल्तानत में, उसी तरह का डॉक्टर अनुराग भदौरिया, ये आपका आंकड़ा ले लिया मैंने। डॉक्टर अनुराग भदौरिया का ये आंकड़ा मैंने लिया। देखा था, पूरे देश में देखा था। क्या बात करते हो, तुम क्या बन सकते हो? कुछ नहीं। अरे तुम्हारे यहाँ तक पोस्टर लगाने वाला एक मंत्री बन सकता है, तुम्हारे यहाँ क्या बन सकता है? एक पोस्टर लगाने वाला। ऑडियो डाउन। सवाल ये है, मैंने लिया, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री आज जब बोल रहे थे, युवाओं को कह रहे थे, तो ये बात तो सच है कि युवा जब आएंगे, मैं आ रहा हूं जफर साहब साहब आ रहा हूं, ऑफकोर्स आऊंगा, आपसे लूंगा। सलमान निजामी जैसे, अनुराग भदौरिया जैसे, सतीश जी जैसे, ये तमाम सारे युवा, आप तो खैर राज्यसभा में ही हैं, तो जब ये युवा लोग आएंगे तो राजनीति में भी और सामाजिक जो शुचिता है यानी पवित्रता है, यानी जहां पर भ्रष्टाचार को समूल नष्ट किया जा सकता है, उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात को तो हम लेने को 100% तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने कहा कि एक तरह की ऑटोक्रेसी जो है, और एक तरह का जो शब्द इस्तेमाल किया कि तानाशाही, ये राजनीतिक वंशवाद लोकतंत्र में तानाशाही के साथ अक्षमता को भी बढ़ावा देता है। एक तानाशाही आती है, वो डेंजरस है, वो लोकतंत्र के लिए डेंजरस है, और इसी की तरफ शायद इशारा वो करे थे। सतीश प्रकाश जी। नहीं देखो प्रतीक जी, देश के प्रधानमंत्री जी अगर इतने बड़े मन से अगर कोई बात कहते हैं तो उनकी बात का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ साथ उन्होंने वंशवाद के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो नाम के साथ जो सरनेम है, कुछ लोग सरनेम लगा करके भी चुनाव जीतते हैं, तो सबसे पहले मोदी जी को अपना सरनेम खत्म करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आप देश के प्रधानमंत्री जी को यह भी क्लियर करना चाहिए कि क्या राजनीतिक लाभ कमाने के लिए वो सिर्फ राजनीति से ही वंशवाद खत्म करना चाहते हैं? कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर वंशवाद नहीं है? आपको फिल्मों में मिलेगा, सामाजिक लेवल पे भी उन्होंने बात करी। वो क्षेत्र है जहां आज भी वंशवाद है, और ये भी एक वंशवाद है कि क्षत्रिय का बेटा लड़ेगा, है ना, और ब्राह्मण का बेटा पुजारी बनेगा, वैश्य का बेटा जो है व्यापार करेगा, ये भी एक वंशवाद है। और वंशवाद के पोषक कौन है? हिंदुओं के सबसे बड़े ग्रंथ है, मनुवाद है ना, आप मनुस्मृति है, वही तो कहती है। ये बात सतीश जी ठीक नहीं है। नहीं सतीश जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी कि जो ग्रंथ हैं वो पोषक। सुनिए ना, नहीं आप स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र में रहते हैं। आप अगर तय कर लें कि हम नाम प्रतीक लिखेंगे तो आप तय करिए। क्षत्रिय दल है, आप जो दलित का बेटा है उसको पखाना साफ करना चाहिए, यही नहीं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वंशवाद ये भी होता है। मैं सतीश जी बताऊं, सतीश जी बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है नए साल में। सतीश जी नए साल में बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आपको बताऊं, राजनीतिक तरीके से लेना चाहिए। मैं सतीश जी बड़े मन से अगर कोई बात बोल रहे हैं ना, तो उनको कुछ सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा ना। यही विवेकानंद जी वंशवाद से पीड़ित रहे ना। अगर आप भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे तो अमेरिका में जब वो हिंदुओं के रिप्रेजेंट करने के लिए गए तो तमाम यहाँ के हिंदू संगठनों ने उनको हिंदू मानने से मना कर दिया। ये भी सच्चाई है ना कि उनके पास राइट नहीं है कि वो हिंदुओं को डिफाइन कर सके। ये दुर्भाग्य है देश के प्रधानमंत्री जी। देखिए प्रतीक जी, कल क्या हुआ इसके ऊपर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। अब हम आजाद हो चुके। बहुत अच्छी बात आपने बोली। व्यवस्था में जो भारतीय संविधान है वो किसी भी तरह के वंशवाद को डिनाई जफर साहब आ रहा हूं, ऑफ कोर्स मैं आपके पास आ रहा हूं। दो लोग और पैनलिस्ट हैं, उनको बोलना है, मैं आता हूं। सतीश जी आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें कल पे नहीं आगे भविष्य पर ध्यान देना। तो इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपसे। अभी जितनी भी नौकरियां सरकारी क्षेत्र में आती हैं और जिसमें कि सफाई से जुड़ी हुई हैं, हालांकि मैं उनको सफाई कर्मचारी कहना मुझे पता नहीं क्यों हर्ट होता है, मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन जो भी जुड़ी हुई हैं उस व्यवस्था से, जिस व्यवस्था में पीछे बहुत सारे लोग अप्लाई करते रहे हैं या वही लोग दिखते थे, बहुत उच्च वर्ण के लोग एमए पास वहां पे अब जा रहे हैं। तो ये व्यवस्था तो टूट रही है, व्यवस्था तो सतीश जी टूट रही है। और उस देखिए, अब सुन लीजिए मेरी बात, और ये मैं कहता हूं कि मैं सतीश जी सुन लीजिए, मैनहोल में दलित का बेटा ही क्यों जाएगा?
देखिए, तमाम और लोग क्यों नहीं जाएंगे? सारे लोग जाएंगे और वो जा रहे हैं। सरकारी नौकरियों में बहुत सारे लोग, बहुत सारे उच्च वर्ण के लोग। आज तक मेन होल को साफ करते हुए मरा हो। सतीश जी सुन तो लीजिए मेरी बात। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। सतीश जी सुन तो लीजिए। जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छी बात कही, आगे देखेंगे और आगे देखना चाहिए, और यही लोकतंत्र है जिसमें सारे लोग आगे आए। और सरनेम हटाने, मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि अगर समाज को जोड़ना है तो ये जो जाति का बंधन है तोड़ना होगा। ये तो मैं खुलेआम बोलता हूं, इसको बोल रहा हूं, और मैं इस बात से आपकी सहमत हूं, कई बार बोला है। जी 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 बिल्कुल रागी साहब जी। ऑफिसों में किसी उच्च जाति का आदमी नहीं करता, वहाँ वो वही करेगा कि जिसको मनुवाद ये कहता है कि जन्म से तेरा ही काम सफाई करने का है। मैंने तो कहा, अब कैसे कहूँ, मैं तो कह रहा हूं कि बड़े बड़े एमए और पीएचडी वाले भी अब उसमें जा रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है, समाज ऐसे ही सामने दिखेगा। सरकारी नौकरियों जी प्रोफेसर रागी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, धन वाजपेयी जी, संगीत रागी जी, धन वाजपेयी जी। झाड़ू तो वाल्मीकि का बेटा ही लगाएगा, नहीं बेटा ही झाड़ू लगाएगा, उसको ये नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये नहीं होना चाहिए। संगीत रागी नहीं, देखिए प्रतीक जी, देश के प्रधानमंत्री जी अगर कोई बात सुन तो लीजिए। ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। संगीत रागी, संगीत रागी। पहली बात मैं सतीश जी की बात से शुरू करना चाहूँगा। ऋषि व्यास का उन्होंने नाम सुना होगा, श्रृंगी ऋषि का नाम सुना होगा, कौशिक ऋषि का नाम सुना होगा, जाम्बोल ऋषि का नाम सुना होगा, वशिष्ठ का नाम सुना होगा, ऋषि गौतम का नाम सुना होगा, ऋषि अगस्त का नाम सुना होगा। ये सारे रामायण के वैसे पात्र हैं जो सारे, इनमें से कोई भी ऊपरी जाति से नहीं आया था। आज के दिन में वो सारे श्रेष्ठ ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित है और हम सब भी उनकी पूजा करते हैं। मनुस्मृति के बाद 108 ऐसे उपनिषद के आए शास्त्र, उनमें ब्राह्मण की आप परिभाषा पढ़िएगा तब आपको पता लगा कि मनुस्मृति से हमको ये बता दीजिए। प्लीज, मैंने देखिए हस्तक्षेप नहीं किया था सर, ये बदतमीजी है, ये बहुत बड़ा बदतमीजी है। ये आपको सतीश जी के संविधान को लेकर के आदमी सच बोलने की शपथ नहीं लेता। आज भी धार्मिक किताब हो जो वंशवाद के पोषक है, ये क्या है तरीका? कहीं ना कहीं तमाम गंदगियों को ढो रहे हैं आदमी, उनको लेकर के बोला तो मैंने बोलने की कसम खाते हैं। सतीश जी बोला तो ना, उनको बोलने दीजिए, वो खुद ही उस बात को वो भी इसी मुल्क में रहते हैं और सच्चाई मैं कह रहा हूँ कि हमारे सामने हम ऐसा थोड़ी ना झुटला थोड़ी ना सकते। सामाजिक स्थिति क्या आज की तारीख में बताएंगे हम सारे लोग त्यागी हैं। वो तो इतिहास बताने लगे। अनुराग जी हम सारे लोग बड़े बड़े त्यागी बैठे हैं। परेशानियां क्या है अनुराग जी, सामाजिक परेशानी। अरे अनुराग जी फिर ऐसे थोड़ी ना होगा बहस। अनुराग जी हम सारे लोग बड़े त्यागी हैं ना। हम तो अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी वाले तो उनके, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टेटमेंट पे बात कर रहा हूं आज, और एक बहुत गहन और बहुत अहम इशू पे बात कर रहा हूं, और हमें मालूम है हम कितने बड़े, हम सारे लोग त्यागी हैं। जी प्रोफेसर रागी, संगीत रागी। देखिए, मैंने इसकी इन ऋषियों की चर्चा इसलिए की क्योंकि कहा गया कि मनुस्मृति से ही इसकी पैदाइश है और भारतीय शास्त्रों से और भारतीय धार्मिक ग्रंथों के कारण ये सब हुआ है। मैंने इसीलिए इसकी शुरुआत की थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए वंशवाद किसी भी लोकतंत्र के लिए कोड है। दूसरी बात मैं कहूँगा, जितनी भी भारत के क्षेत्रीय पार्टियां आई, यार कितनी बदतमीजी करोगे यार, सुनोगे सब ने, तो पहले सुनना सीखो यार। अरे तो बीच में याद दिलाता हूँ, मैं कुछ बोला तो नहीं। कितनी सुनो, पहले मैंने बात कह रहा हूँ उसकी गंभीरता को जरा समझो। देश की जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हुई, वो क्षेत्रीय पार्टियां वंशवाद के खिलाफ खड़ी हुई थी, कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ खड़ी हुई थी। लेकिन ये सारे क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं आज के दिन में व्यक्ति आधारित थी, इनके पास विचार नहीं थे, इसलिए सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो बोल दो ना, अनुराग ठाकुर के बारे में बोल दो, दुष्यंत सिंह के बारे में बोल दो, बंशीधर राजे के बारे में बोल दो, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बोल दो, बोलो तो सही, कल्याण सिंह के बारे में बोल दो। यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में तो आधे ज्यादा दर्जन सब परिवारवाद से आते हैं, 45 एमपी बीजेपी के परिवारवाद से हैं। लेकिन लोकतंत्र में आपको विश्वास है कि नहीं, ये बताइए। परिवारवाद क्या होता है, लोकतंत्र में विश्वास है कि नहीं, ये बताइए। लोकतंत्र में तो लोग चुन के आते हैं ना।
आप लोकतंत्र को खतरे में डाल दे रहे हो। आप ऐसा बात बीजेपी बोल देते हैं कि नहीं परिवार, तो क्या इसके मतलब अगर हम अपने परिवार के लड़के को बोल देंगे हमने साइन कर दिया तो क्या एमपी एमएलए बन जाएगा? उसको तो जनता चुनती है ना। तो संविधान का अपमान करते हो, इसके मतलब आप ये बात बोल के बार बार ये शब्द बोल के आप लोग संविधान का अपमान करते हो। इसलिए संविधान का अपमान मत कीजिए, लोकतंत्र का अपमान मत कीजिए। आप वंशवाद किसको कहलाते हैं? जैसे अमित शाह का बेटे को आप बीसीआई का सेक्रेटरी बना देते हो, उसको वंशवाद बोल सकते हो। आप किसी बिजनेसमैन को अपना दूसरा बिजनेसमैन दे देता है तो एक बार बोल सकते हो। स्टार बन सकता है तो आप बोल सकते हो। ऑडियो डाउन। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, इसको भी हम कहते हैं कि एक तरह का ये तानाशाही है कि जो मन में आए बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ, बोलते चले जाओ और किसी को ना बोलने दो। ये तानाशाही है बोलने की। मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, मैं आपका इज्जत करता हूं, आपको पैनलिस्ट हैं आप। अरे भाई आप सुनिए तो कि इन्होंने कई नाम लिया किसी का, बात कह रहे हैं, तार्किक बात कह रहे हैं, सुनिए तो, बात सुनने का भी नहीं है। ये भी बोलने की एक तानाशाही है। कंप्लीट करिए संगीत रागी साहब। संगीत रागी साहब कंप्लीट। जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्षमता होनी चाहिए, क्षमता होगी तो जनता आपको चुनेगी। यार क्या बेहूदगी कर रहे हो यार अनुराग भदौरिया, उस समय से हम तुम्हारी बेहूदगी और असभ्यता बर्दाश्त कर रहे हैं। नहीं ये देखो, ये शब्दों का चयन है। सुनो तो सही तुम, क्योंकि आप बीजेपी की अब तुम्हारे शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता। आपको दे रहे हैं तो आप तर्क दीजिए ना। ये बेहूदगी तर्क थोड़ी होता है, तर्क होता है कि आप मेरे पढ़ो यार, काटिए आप। क्या मूर्खों की तरह बात करने लगते हो टेलीविजन चैनल पर आकर के, राष्ट्रीय चैनल पर आते हो। बीजेपी का वंशवाद गिनाए तो मूर्ख, हम लोकतंत्र की बात करें तो मूर्ख, हम तानाशाही बात करने लगे तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। मैं बोलूंगा नहीं बीजेपी में वंशवाद नहीं है, मैं बोलूंगा लोकतंत्र नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं चुनाव तो एमपी, अगर किसी का पिताजी सीएम है वो चिट्ठी दे देते तो एमपी बन जाता है, तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। कमाल की बात करते हैं आप। यहाँ चौटाला की फैमिली को आप जोड़ लोगे तब नहीं कुछ बोलोगे, कहोगे चौटाला करप्ट है, उसके बाद सरकार बनानी होती तो पूरी फैमिली को जोड़ लोगे। उधर बोलोगे नहीं वहां पे अलगाववाद की पार्टी कश्मीर में है, उसके बाद उनके साथ उनको परिवारवाद को बताओगे, फिर मुफ्ती के साथ आप सरकार बना लोगे तो परिवारवाद खत्म हो जाएगा। आपका कैसा परिवारवाद है? जब शिवसेना तो सुनिए तो ना, जवाब काउंटर करिए, लेकिन आप बोलने तो दीजिए। नहीं होती तो परिवारवाद आ जाता है। सुनिए तो, काउंटर करिए आप, लेकिन आप लगातार किसी को बोलने ही नहीं देंगे। संगीत रागी बोल रहा हूं, मैं तर्क दे रहा हूं, वो भी अच्छा, हाँ तो अरे भाई आपस अपने टाइम पे देंगे ना। अच्छा डॉक्टर साहब अपने टाइम पे देंगे ना। अच्छा प्रतीक जी, मैं परिवारवाद का डेफिनेशन से शुरू करता हूं। देखिए, एक परिवार का व्यक्ति अपना प्रोफेशन यदि उसी राजनीति में चुनता हो, ये परंपरा हर पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत होता है। लेकिन एक पार्टी के अंदर एक ही परिवार ये तय करे कि अध्यक्ष उसका बेटा, उसका पुत्र, उसका प्रपौत्र होगा, संगठन में कौन किस पद पर जाएगा उसकी पार्टी वही परिवार तय करेगा। मैं उस परिवारवाद की व्याख्या कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर परिवार के निकले हुए सदस्य यदि राजनीति में आते हैं, चाहे वो राजनाथ सिंह जी का बेटा हो, कल्याण सिंह का बेटा हो या कोई और हो, वैसे ही है जैसे एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर निकला और फलाना निकला, ऐसे है, ये संभव है। लेकिन डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही होगा, ये पैदा करने की गुंजाइश समाजवादी पार्टी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई ये नहीं तय कर सकता कि अध्यक्ष यही होगा। मेरे भाई जरा सुनो, दोनों के बीच में मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ विद्यार्थी को मैं कमरे से बाहर निकाल देता। यदि तुम्हारे जैसा कम रैंक का यदि विद्यार्थी मेरे कमरे में होता तो मैं बाहर निकाल देता क्लास से। तुम पढ़ाने के लायक भी नहीं हो हमारे क्लास के लायक। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, धैर्य रखो अनुराग भदौरिया, दोनों में अंतर होता है। पूछना है, बात हो रही हिंदुस्तान की तो बात तुर्किस्तान की कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ वंशवाद का मतलब, लोकतंत्र में वंशवाद कहां से आता है मुझे बता दीजिए। कोई राजशाही थोड़ी चल रही है, राजशाही थोड़ी है कि हमने गद्दी अपने बेटे को दे दी। यहाँ तो जनता चुनती है, किसको जनता चुनेगी वो यहाँ की गद्दी पे या वहाँ का मुख्यमंत्री या प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये थोड़ी होता है कि हमने लिख दिया। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कितने प्रधानमंत्री हुए देश में, उनके कितने बेटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन पाए, जरा पूछिए। कितने बेटे उनके प्राइम मिनिस्टर बन पाए, कितने बेटे उनके चीफ मिनिस्टर बन पाए। यहाँ बहुत चीफ मिनिस्टर बने हमारे सारे स्टेटों में, कितनों के बेटे चीफ मिनिस्टर बन पाए। बहुत ने कोशिश की होगी, जनता ने नहीं चुना।
जनता जिसको चुनेगी वो बनेगा ना, संगीत रागी। जनता नहीं चुनेगी तो कैसे बन जाएगा? प्रतीक जी, मैं पूछना चाहता हूं, वीपी सिंह यहाँ प्राइम मुझे मिनिस्टर है, लगता है चीफ कि मिनिस्टर है, अनुराग उनके बेटे भदौरिया ने आज MP तय नहीं कर बन लिया पाए, है कि MLA नहीं बन आज- पाए। आज बहुत आपका- कोशिश की उन्होंने, जनता ने नहीं डॉक्टर चुना। अनुराग भदौरिया आज बिल्कुल पूरे इस पूरे मूड में है कि बोलने नहीं देना है किसी को, तो ठीक है। नहीं, मैं आता हूं। नहीं हूं। हाँ। मैं तो मेरा सिर्फ सवाल तर्क है, दे रहा मुलायम हूं सिंह और चीफ मेरे मिनिस्टर तर्क तो वगैरह उनका बेटा काट क्या दीजिए, बने? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें मेरा बोला एक जाए तर्क मैं मुझे भी टीचर देने हूं दीजिए तो मैं ना। स्टूडेंट हूं। मुलायम सिंह का अरे जो बेटा क्या टीचर में बना? होता तो मैं तो बोलता कि भारतीय जनता पार्टी प्रतीक के जी, जो मुलायम स्टूडेंट है सिंह वो पूछिए पढ़ने इनसे, लायक नहीं मुलायम है। सिंह का बेटा क्या बना? अभी उनसे पूछिए आप जरा, ये तो इनसे बताइए, पूछिए, मुलायम सिंह के प्रतीक जी, बेटा ने मैं क्या बस- क्या बने वो? नहीं सुनिए, जी, मुलायम संगीत सिंह रागी का जी कंप्लीट बेटा करिए, फिर मैं ब्रेक लूंगा। संघर्ष देखा है। संगीत रागी जी हमको कंप्लीट जनता ने करिए, फिर चुना मैं है। ब्रेक लूं। 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनता ने चुना है, कोई सिग्नेचर से नहीं बने थे। और वहाँ नहीं, पे नहीं, लाखों किलोमीटर साइकिल चलाई है जनता ने। अनुराग भदौरिया- मैंने एक सवाल पूछा था, अनुराग इसका जवाब अभी तक मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था डॉक्टर अनुराग भदौरिया आपसे, भाइयों को छोड़ दिया, अभी तक नहीं अपने जवाब बड़े मिला है। बड़े ठीक नेताओं को छोड़ है, दिया। संगीत रागी, और एक- संगीत रागी, एक भाई जो बेटा जो बाहर संगीत गया रागी, है, कोई संगीत सरकारी रागी। नहीं, जनता ने पॉलिटिक्स उनको और उसको बना दिया। ठीक है, ठीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, पार्टी के ठीक राष्ट्रीय है। अध्यक्ष हैं, वो जाके जिस सीट से लड़ते हैं उत्तर प्रदेश के, उस सीट से जीत जाते हैं। कन्नौज से बिल्कुल, मैंने लड़ते, नहीं मना कन्नौज से किया। जीतते हैं, आजमगढ़ संगीत से रागी लड़ते हैं, प्लीज आजमगढ़ कंप्लीट, से ऑडियो जीतते डाउन। हैं। आप उत्तर डॉक्टर अनुराग भदौरिया के ऑडियो डाउन, जल्दी से फिर मैं ब्रेक पे जा रहा हूं। मैं वाजपेयी जी से माफी भी मांगूंगा। जी जी, संगीत रागी जी प्लीज कंप्लीट। देखिए जैसे कांग्रेस के अंदर है, गांधी परिवार ही ये तय करता है कि कौन क्या बनेगा, कौन क्या नहीं बनेगा। माँ से बेटा, बेटा से माँ और फिर माँ से बेटा की यात्रा। वैसे ही समाजवादी पार्टी के अंदर मुलायम सिंह का बेटा, मुलायम सिंह के भतीजे, मुलायम सिंह के भाई, मुलायम सिंह के बहू, मुलायम सिंह के परपोती, ये सारे उसके कुनबे के हिस्से होंगे। वही बात है ये, यदि आप डीएमके के साथ, डीएमके के पास चले जाइए तो डीएमके में भी आपको वही व्यवस्था दिख जाएगी। प्रकाश सिंह बादल यदि पंजाब चले जाएं तो प्रकाश सिंह बादल, प्रकाश सिंह का बादल का बेटा, उनकी पत्नी, उनके मतलब आप देख सकते हैं पूरा। शरद पवार के बारे में चले जाएं तो शरद पवार, उनकी बेटी, उनका भतीजा। इसके बाद यदि आप बाकी देवगौड़ा के परिवार में चले जाएं तो देवगौड़ा, उनका बेटा। ये जो व्यवस्था है, परिवार ही पार्टी में कन्वर्ट कर जाना। जी, मैं आपसे माफी मांगता हूं क्योंकि अनुराग भदौरिया जी लगातार बोलते रहे, मेरी बात ही नहीं सुन पाए, तो मैं आपके पास आना चाहता था, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर आपके पास आएंगे, वह आपकी शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। एक बार फिर से जोड़ते हैं, और आज का जो मुद्दा है वो बड़ा व्यापक है। हालांकि उसका जो इनिशिएशन पॉइंट है वो प्रधानमंत्री का जो आज उन्होंने संबोधन किया उससे है, लेकिन ये मुद्दा बहुत गहरे राजनीति में और सामाजिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है। और यही बात है, उन्होंने कहा कि भारत में जो करप्शन है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है जो कि वंशवाद चलता है, पनपता है। वाजपेयी जी, मैं आपसे माफी मांग रहा था क्योंकि मैं आपसे पूछ नहीं पाया था, लेकिन आपको ये जवाब देने में आज मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि सारे पैनलिस्ट आपको बड़े ध्यान से सुनेंगे जब आप इस सवाल का जवाब देंगे। और मैं जानना चाहता हूं, नहीं अनुराग जी हाथ मत गरम करिए, ये मुद्दा बहुत गरम है और छींटे आप तक हैं, बराबर हैं, और मुझे मालूम है। ना आप मैं चाहता हूं कि वाजपेयी जी आज जवाब दें और पूरा मुल्क उसको सुनेगा, ध्यान से सुनेगा। ना अनुराग जी, दिस इज वेरी बैड। ना मैं आता हूं, मेरे सवाल का जवाब अभी तक अनुराग भदौरिया ने नहीं दिया है, और ये मैं जानना चाहता हूं कि उस सवाल का जवाब क्या है। मैं आऊंगा आपके पास। नाउ लिसन, प्लीज लिसन। वाजपेयी जी, अच्छा सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो आज भाषण दे रहे थे वो पार्लियामेंट में नौजवान बैठे हुए थे, और ये भी कहा उन्होंने कि जो नौजवान पार्लियामेंट में बैठे हैं वो इस सीट पर कभी इस देश के 1 नंबर के नेता बैठा करते थे जिन्होंने कुर्बानियां भी दी हैं। और उस संदर्भ में उन्होंने 3 बातें कही। पहली बात कही वंशवाद को जोड़ा करप्शन से, और करप्शन से जोड़ा लोकतंत्र को। तो उन्होंने कहा कि वंशवाद कौन सा? देखिए, उनका इशारा किस तरफ था? वंशवाद, सत्ता हस्तांतरण का वंशवाद, कि आप प्रधानमंत्री हैं या आप मुख्यमंत्री हैं तो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना दोगे। आप जैसे जवाहरलाल नेहरू से आइए, नेहरू हैं, उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी होंगी। एक सेकंड सुन लो, अभी सुनो ना, अभी सुनिए ना। इंदिरा गांधी हो गई, इंदिरा गांधी के बाद ये प्रयास, अपनी पार्टी का बताइए ना, एग्जाम्पल क्या है? देखो गड़बड़ हो जाएगी फिर गड़बड़ मैं बता रहा हूँ, उसको ही बता रहा हूँ। उसके बाद
राजीव गांधी हो गए। राजीव गांधी के बाद कोशिश की गई कि राहुल गांधी को बना दे, लेकिन राहुल गांधी कैपेबल नहीं थे, इसलिए नहीं बन गए। अब आइए अनुराग बाबू, आपकी पार्टी पे किस तरह से मुख्यमंत्री बनाया था मुलायम सिंह जी ने। सारे भाइयों का कद काट के कत्लेआम की नौबत आ गई। नहीं सुनिए सुनिए, अरे जीत के क्या, जीत के कितने विधायक आए थे आपके, जीत के कितने विधायक आए थे बताइए मुझे। सारी दुनिया ने देखा कि मुलायम सिंह यादव ने किस तरह से गोटी काट के अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। शिवपाल यादव देखते रह गए, शिवपाल यादव देखते रह गए, ये इशारा उसकी तरफ था। अब अरे सुनिए ना, यहाँ पे स्टेडियम मिले, मेडिकल कॉलेजेस मिले, कुछ नहीं और दिया। आपके यहाँ क्या हुआ अपना बताइए। पासवान जी के बाद आपने पहले ही चुन लिया और चुन के थोप दिया पार्टी के ऊपर में, आपने तो थोप दिया पार्टी के ऊपर में। सलमान हमारे यहाँ वाजपेयी जी, जनता ने चुनने के बाद उन्होंने प्रूव करके दिखाया। अच्छा वाजपेयी जी, हमारी पार्टी पे, हमारी पार्टी पे आप बताइए आपके यहाँ क्या स्वर्गीय हुआ। रामविलास पासवान जी मंत्री थे, लेकिन उन्होंने बेटे जफर साहब आ रहा हूं, नहीं जफर साहब आ रहा हूं। बेटा अरे मंत्री बनाएगी सरकार तो बनेंगे ना, उन्होंने मंत्री नहीं बनाया। सरकार ने तो कहां से बन जाएंगे, चाहते तो बहुत जिंदगी मंत्री बन जाए, पूरी लेकिन सरकार ने नहीं बनाया। सलमान निजामी आ रहा हूं मैं। कोशिश तो बहुत की थी कि मंत्री बन जाए। पिता को रिवोल्ट करके, चाचा को रिवोल्ट करके, पूरे परिवार को रिवोल्ट करके चीफ मिनिस्टर जिस तरह से अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, डेमोक्रेसी का नया तरीका निकाला है हमने। हमारे यहाँ जनता चुनती है, हमारे यहाँ जनता चुनती है मुख्यमंत्री, जनता चुनती है प्रधानमंत्री। बहुत अच्छा बताया आपने आज। और सिविक्स की किताब में ये संशोधन होने वाला है, सिविक्स की किताब में अनुराग भदौरिया ये संशोधन होने वाला है कि जनता सीधे मुख्यमंत्री चुनती है और सीधे मुख्यमंत्री बनाती है। हो जाएगा। जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने, जनता ने अपने एमएलए अच्छा, ऑप्शन किसके किसके बीच में था? ये कैसे हो जाएगा? ऑप्शन अनुराग भदौरिया। और हमारे ऊपर उंगली न उठाइए, बिल्कुल उंगली न उठाइए। वेरी गुड, हमारा रिकॉर्ड आई टेकन योर पॉइंट। चलो हम एक हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और उनको भी पता चला, पार्टी के सबने देखा है, सबने देखा है आदरणीय किस तरह नेताजी को से पता आपने चला अपने कि चाचा जनता को धोखा दिया, ने किस तरह से आपने पिताजी के साथ किया। इसीलिए बनाया गया उनको, इसीलिए और विधायकों औरंगजेब की मांग संज्ञा पे दी मुख्यमंत्री जाती बनाया गया था। थी, इसीलिए औरंगजेब की संज्ञा दी जाती थी आपके अखिलेश यादव को। और उसके बाद करप्शन कितना किया, कितना करप्शन किया, जी थैंक यू, जी अरविंद वाजपेयी जी, थैंक यू, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आ रहा हूँ सतीश जी आ रहा हूँ। बीजेपी के ऑफ कोर्स अनुराग भदौरिया, कितनी चिट्ठियां आई है, वो चाहते हैं कि देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, जनता ने देखा है और इसीलिए उठा के बाहर कर दिया। अगर काम किया होता है तो उठा के बाहर नहीं निकालते उनको। काम नहीं किया। ठीक है जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब, सलमान निजामी, जफर इस्लाम, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब जी, मैं बोलूं? जी जी, देखिए पहले तो आप जरा सा, सिर्फ आपसे इतनी आग्रह है प्रतीक जी कि कम से कम ये भदौरिया जी को जब इनको मौका दीजिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब इनका मौका हम लोग बोल रहे हैं तो इनको ऑडियो डाउन करके रखे कीजिए, इसलिए कि इनकी गंदी आदत है। ये सोचते हैं कि हमारे अभी जैसे अब वंशवाद में सबको मालूम है कि अखिलेश यादव जी ने जिस तरह मुगलिया सल्तनत में होता था, अपने बाप को कत्ल करके, धक्के देके, मार के, गिरा के, उस तरह से रोड पे लाके खड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, रोड पे लाके खड़ा कर दिया। जफर इस्लाम साहब, मुलायम सिंह यादव जी और गद्दी संभाली, आप पूरी दुनिया ने देखा कि 2 साल से 2 अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन, अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन, फाइनली अनुराग भदौरिया का ऑडियो डाउन। जफर यादव को वहां की जनता ने बाहर निकाल दिया। जफर इस्लाम साहब वो अल्फाज गलत है, आपने वर्ड्स बहुत गलत किए, वो नहीं तरीके आप सत्ता पाने की कोशिश नहीं, दिस इज नॉट, कोई बेटा फादर के खिलाफ ये बात नहीं करना है। मुगलिया में होगा ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र इसमें नहीं, कोई बेटा फादर के खिलाफ ये नहीं, ये अल्फाज मैं आपका नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूं और ना ही मैं एक्सेप्ट कर पाऊंगा। लेकिन आप यू प्लीज कंटिन्यू जफर इस्लाम साहब, यू प्लीज। देखिए नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जिस तरह से हुआ, आप देखिए बिल्कुल मुगलिया सुन्नत पे जैसे हुआ था तो वैसे ही हुआ था। रोड के 2 किनारे, एक साइड मुलायम सिंह यादव के लोग, एक साइड जो है अखिलेश यादव के लोग। ये तो पहले देखा गया है, इसी देश का इतिहास है प्रतीक जी, और जो उन्होंने फिर से दोहराया था, इतना गंदा
पूरे देश ने देखा, ये प्रदेश ने सवाल देखा, आपका लेकिन बढ़िया आखिर है, क्या हो हुआ? सकता है वहां की जनता ने इनको, जफर इस्लाम साहब, ये सवाल तो हो सकता है, फिर वहां की जनता ने सिर्फ वहां की जनता ने इनको आईना दिखाया। नहीं, परिवार में ही दोनों ऑप्शन है, यू हैव टू चूज बिटवीन टू, और वो दोनों ही परिवार से हैं। ये तो सवाल मैं आपका एक्सेप्ट कर लेता हूं बीजेपी का, कि समाजवादी पार्टी में ये सवाल आ गया कि इफ यू हैव टू चूज, वो दोनों लोग एक परिवार के हैं, ये तो मैं मान सकता हूं। लेकिन वो मुगलिया वाली वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। आप स्वतंत्र कह सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं लूंगा। नहीं प्रतीक जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि देखिए, जब पार्टी में इस तरह का जिस तरह का काम किया, उसको वहां की जनता ने देखा और जनता ने उनको सबक सिखाया कि देखो, ये वंशवाद वाली जो जख्म है उसको खत्म करना है। ये कहीं ना कहीं नासूर है देश के ग्रोथ के लिए, प्रदेश की ग्रोथ के लिए, उसको नासूर को खत्म कर दिया। आज देखिए प्रदेश में जिस तरह से गुंडागर्दी होती थी, नहीं हो रहा है। ये गुंडागर्दी समझ के ही तो समझ रहे हैं, यहाँ पे जिस तरह से गुंडागर्दी यूपी में करते थे, वो आज ये करना चाह रहे हैं टीवी चैनल पे भी। लेकिन अब गुंडागर्दी वहां खत्म हो गई। वहां एक ऐसी सरकार है जो जनता के बारे में चिंता करती है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही कहा कि इस नासूर को खत्म करना है, इसलिए कि ये नासूर देश की ग्रोथ में, देश के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक है, और इस नासूर को खत्म किया जा रहा है। फिर भी कुछ लोग बचे हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के लोग, जैसे देखिए कांग्रेस पार्टी के लोग, इन लोगों को खत्म करना है, इस वंशवाद को खत्म करना है। क्या मैं पूछता हूं, क्या ये ग्रीन वायरस जो है ये बन सकते हैं वहां पार्टी के प्रेसिडेंट? नहीं बन सकते। ये लाख कोशिश कर ले, लेकिन इनको कतार में पीछे खड़ा करना पड़ेगा, कतार में पीछे खड़ा रहना पड़ेगा, इसलिए कि वहां पर यादव परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे। वही लालू यादव के परिवार का भी है, वही आप देखिए, बाकी स्टालिन का आप देखिए, करुणानिधि देखिए 92 साल में वो नहीं छोड़ना चाहते थे कि वह प्रदेश के, वो अपने पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। करुणानिधि भी दिखाया उसी तरह का, आखिर उनको घर से उनको कहीं ना कहीं स्टालिन ने दावा किया और घर से उनको सलमान निजामी साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। सलमान निजामी साहब देखिए प्रतीक जी, यहाँ सवाल उठे, वंशवाद वाले लीडर को हमें छुटकारा चाहिए। इस देश को आगे बढ़ने के लिए ऐसे हरे वायरस से छुटकारा चाहिए। इसलिए हमने बार बार अपील की, बिल्कुल हमने बार बार कहा प्रतीक जी कि हमने, अरे हमें हाँ चाहिए। नहीं, अनुराग भदौरिया जी, आप सम्मानित हैं, आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, विपक्ष चाहिए, बिल्कुल चाहिए, समाजवादी चाहिए, ऐसा नहीं है जी। सलमान निजामी साहब जी, मैं यहाँ साफ कर दूं, जैसे एक भाई ने कहा कि भाई आप नाम किसी का भी लीजिए, ये जमहूरियत है, हम कहीं नाजी दौर पर नहीं रहते। आप मुझे बताइए, डॉक्टर जो है वो चाहेगा अपना बच्चा डॉक्टर बने, फिर वो सफल हो या ना हो वो सेकेंडरी सवाल है। अब ये बात बीजेपी और कांग्रेस ही कर रहे हैं। सोनिया गांधी जी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उन्होंने मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया, अपने बेटे को नहीं उस वक्त बनाया। ना ही अभी अमित शाह ने अपने बेटे को बना दिया बीसीसी का सेक्रेटरी। सोनिया गांधी ने तो नहीं बनाया किसी परिवार वाले को। आप गुजरात से उठ के दिल्ली में आते हैं, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, प्राइम मिनिस्ट्री आपके पास है, किसी और को बनाइए ना। जो नड्डा साहब गए थे उनको तो आपने साइड कर दिया, साइड पे। प्रेसिडेंट किसको बनाया? पार्टी का प्रेसिडेंट किसको बनाया? 17 बार 17 इलेक्शन हारने के बाद भी पार्टी का प्रेसिडेंट कौन बना रहा है? कोई पता नहीं हिलता। नहीं, राहुल गांधी 17 इलेक्शन लगातार हारने के बाद किस पार्टी में 17 इलेक्शन हारने के बाद भी पार्टी प्रेसिडेंट बना रहेगा? कांग्रेस मैं पूछ रहा हूँ निजामी साहब, बताइए किस पार्टी में 17 इलेक्शन? निजामी साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, जफर इस्लाम साहब एक सवाल पूछ रहे हैं। निजामी साहब निकालो इनको इनसे, हार निजामी साहब, जफर इस्लाम साहब सवाल पूछिए। प्रति जो उनका प्यार है वो झलकता रहा, इलेक्शन हारते रहे, माँ का प्यार झलकता रहा। राहुल गांधी वहीं बरकरार रहे प्रेसिडेंट, माँ का प्यार झलकता रहा। अमित शाह के बेटे को आपने क्रिकेट, अरे भाई वो तो पूनम महाजन उन्होंने नहीं बनाया, अभी सारे स्टेट बॉडी ने चुना है। इतनी जानकारी लेके आया करो भाई, इतनी जानकारी लेके आया करो, सारे स्टेट बॉडी ने चुना है। उसमें कुछ और कांग्रेस के भी स्टेट है, उसके कांग्रेस के भी स्टेट है। क्या उसका बेटा जो है एमपी है? आप ये तो बताइए, क्या आप जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनका बेटा क्या बना है? और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बेटे के बारे में क्यों नहीं बोलते? उनका बेटा क्यों गया? वो तो मुख्यमंत्री है, उसी स्टेट से गया, कैसे? क्यों नहीं बोलते हो? उनके बारे में बोलो ना। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत के बेटे को कैसे बीसीसीआई में जगह मिली? आप तो
साहब कैसे आप उसको तो जगह मिली? जातिवाद करते हो। इलेक्शन जीत के आया, आप स्टेट से छोड़िए सपोर्ट किया। बेटे को, मैंने नहीं कहा कि बेटी स्टेट को। उसके बेपाप आप तो उनके जाति के फादर नाम की पे वजह से आया। इलेक्शन करते हो। मैं तो कह रहा हूँ आप कि तो स्टेट दलित सारे को स्टेट बॉडी ने अंदर सपोर्ट नहीं किया, उसने तो देते कैसे ऑफिस अगर में। उनके लिए नहीं हो सकता तो इनके लिए कैसे हो सकता है? इसका जवाब दीजिए आप। नहीं, मैं तो प्रतीक कह रहा हूँ, जी, गहलोत जी के कि बेटा अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीसीसीआई में रह सकते बिना हैं, वोट वो का फैसला मुख्यमंत्री होता का है बेटा जा भाजपा। सकता है, लेकिन कांग्रेस अमित में शाह जो जी का भी बेटा फैसला होता वो है, अपने वो नहीं CWC जा सकता, मीटिंग इसलिए में वो होता है। परिवारवाद हो अगर जाए। उसमें कैसी कोई मानसिकता है कांग्रेस से आपकी? गलती अरे हुई स्टेट हो बॉडी तो चुन वो रही है, कोई राइट हम होता थोड़ी है उस चुन मेंबर रहे हैं, का कोई उसको पार्टी अपोज थोड़ी चुन करने रही का। है, कोई आदमी आप थोड़ी में चुन रहा है, इंडिपेंडेंस नहीं है। कोई सरकार अगर थोड़ी कोई चुन मोदी रही है, के खिलाफ स्टेट बोलेगा, बॉडी सतीश जी, मैं आ रहा हूं। हर या तो स्टेट बॉडी बांट अलग दोगे या अलग तो अलग अलग पार्टी से सरकार है, निकाल वहाँ के कांग्रेस में ऐसा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, है। उनको तो चुना है, आपके राजस्थान सरकार के का भी वोट मिला उनको। राइट, जफर इस्लाम साहब, ठीक है, राजस्थान की बॉडी लेकिन जो है, बात स्टेट बॉडी दरअसल का क्या हो भी गई, मैं बताऊं, ऑडियो डाउन। दरअसल क्या हुई, पूरी डिबेट बीच में नामों के बीच में फंस गई। बात दरअसल हो रही थी बड़े कैनवस पर, और उसको उसी कैनवस पर ले जाने की जरूरत थी, पूरी बहस को, कि दरअसल कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। दोनों ने दोनों तरफ गिनाए, इधर भी बीजेपी की तरफ भी गिनाए, विपक्ष की तरफ से बीजेपी ने गिनाए। ऑफकोर्स रागी साहब, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा। सतीश जी, मैं आपके पास भी आता हूं। एक वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। वंशवाद की, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक दायरे में, प्रधानमंत्री के जो आज उन्होंने युवा संसद को संबोधित किया, उसी से आज इनिशिएशन, उसी के पॉइंट को लेकर बातचीत करते हुए जब मैं ब्रेक पे गया तो प्रोफेसर रागी कुछ कहना चाहते थे, संगीत रागी साहब। मैं वहां से शुरू करता हूं, फिर सतीश जी आपके पास आता हूं। जी देखिए, मैं बहुत ब्रीफ में इस पूरे बहुत गंभीर डिस्कशन था प्रतीक जी, और ये मेरा बहुत प्यारा विषय भी है, चूँकि मैं इस पर रिसर्च लिखता हूँ कि राष्ट्रीय पार्टी में कांग्रेस पार्टी परिवार पार्टी इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि एक ही परिवार तय करता है सत्ता के केंद्र का। वैसे ही जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां थीं, यदि हम देख रहे हैं कि 70 के दशक के बाद जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां आई, क्षेत्रीय पार्टियां, मेरे मित्र आप बोल लीजिएगा अपनी बारी पे, मुझे थोड़ी अपनी अच्छा कोई बात नहीं, दर्शक को तय करने दीजिए। दूसरी बात, जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां आप देखी हैं जो सत्ता में आई, वो कांग्रेस के खिलाफ बन करके आई थी, और कांग्रेस से ही निकले हुए लोग थे। जितने भी राजनेता थे, वहीं से रीजनल पार्टीज का गठन होता है पूरे देश में। और जितने भी रीजनल पार्टीज हैं प्रतीक जी, बिना अपवाद के, यदि उनका कोई अपना वारिश नहीं हुआ है, जैसे जयललिता जी की पार्टी हुई, उसको यदि अपवाद में मान ले, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो एक परिवार की पार्टी बन करके रह गई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो पवार जी की पार्टी हो, चाहे वो डीएमके की पार्टी हो, चाहे वो अकाली दल की पार्टी हो, चाहे वो पीडीपी की पार्टी हो। क्या बात कर रहे हैं? सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि एक वोटर का बेटा वोटर रह जाता है, एक प्रधानमंत्री का बेटा जिद करता है कि वो प्रधानमंत्री ही बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहता है, पार्लियामेंट्रियन का बेटा पार्लियामेंट्रियन बनना चाहता है, और एक आम आदमी हम और आप जैसे का बेटा जो है वो जिंदगी भर वोटर मरने के लिए अभिशप्त है। यही इस लोकतंत्र का दुर्भाग्य है जिसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया है। क्या बात है, वाह संगीत रागी जी। एक आम आदमी का बेटा, आम शख्सियत जो है, उसका बेटा क्या ख्वाहिश पाले इस मुल्क में। और ये मैं बताऊं आपसे, इसको अगर बहुत दूर तक ले जाएंगे संगीत रागी जी, तो मैं आपको मैं सर आ रहा हूं, मुझे पॉइंट ध्यान आ गया तो मैं कह देता हूं, मैं निजामी साहब आपको टोकूंगा नहीं। ब्रेन जो था वो बहुत कुछ यहां से जुड़ा हुआ था। लोगों को लगा कि अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है इस मुल्क में, तो मैं यहां से बाहर क्यों ना चला जाऊं, जब सारी कुछ तय ही हो रही है, मुझे हताशा ही हाथ में लगनी है, जहां कुल मिला के हताशा लगनी है, तो फिर इस मुल्क में क्यों रुके। और ये बहुत बड़ा सवाल था जिसको कि बाद में एड्रेस किया, बहुत सारे लोगों ने इस पर गहनता से सोचा, बहुत सारे लोग वापस आए। ये भी एक बड़ा सवाल। मैं आता हूं जफर इस्लाम साहब, सतीश जी को मैंने कहा था, सतीश जी के बाद मैं आपके पास आ जाऊंगा। वाजपेयी जी सबसे कम बोले आज आप, वाजपेयी जी आप सबसे कम बोले, मैं जानता हूं। प्रतीक जी 10 सेकंड, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं, रागी साहब के उस पे कह रहा हूं, जी मैं आ रहा हूं जी, 10 सेकंड दे दीजिए रागी साहब को, 10 सेकंड रागी साहब को दे दीजिए, 10 सेकंड रागी साहब को दे दीजिए जी। प्रतीक जी 10 सेकंड। आप देखते हैं कि कोई कंस्टिट्यूएंसी में कोई राजनेता मरता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही का नेता क्यों नहीं हो,
तो उसका अगला वारिस या तो उसका पुत्र होता है या उसकी पत्नी होती है। कांग्रेस में भी उसका पुत्र होता है, पत्नी होती है। मैं बड़ा एक मिनट मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि इस देश में मुझे जॉर्ज सुन लीजिए पॉइंट सुन लीजिए ऑडियो डाउन सबकी ऑडियो डाउन। हाँ जी रागी साहब कंप्लीट करिए। मुझे प्रतीक जी एक पुराना वाकया याद है। जब मैं पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और जॉर्ज फर्नांडिस जी वहाँ आए थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी। जिस घर में वो रुके हुए थे उन्होंने, वो डॉक्टर का घर था, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, जो आवारा बेटा है इसको आप राजनीति में ले जाइए। तो यदि आवारा के लिए ही राजनीति है तो फिर तो आप काउंट कर सकते हैं। तो आज प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उल्टा कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अच्छे लोग और युवा जब आएंगे तो परिदृश्य बदलेगा। ये परिदृश्य जो है वो बदलेगा, बदल सकता है युवा सोच के साथ जब लोग आएंगे। सतीश जी मैं आपको दे रहा हूँ, फिर उसके बाद में भाई आप रिसर्च में झूठी करते हैं क्या? सत्ता तक नहीं आते। देखिए की बात मत करो सतीश जी, किसी की रिसर्च को झूठा कहना गलत है। सतीश जी, किसी की रिसर्च को झूठा कहना गलत है। आपको मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा ना, बुरा लग गया ना। अगर यही किसान बीजेपी को वोट देते हैं तो अंदाता बने रहते हैं, अगर बीजेपी के खिलाफ खड़े होते हैं तो ये आतंकवादी बनाते हैं, अगर यही युवा बीजेपी के साथ है तो राष्ट्र की शक्ति है, यही युवा अगर बीजेपी की नीतियों के खिलाफ खड़ा होगा तो वह टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य हो जाएगा। अगर हेमंत बिस्वा बीजेपी से बाहर है तो वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है, बीजेपी के अंदर है तो ही वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाता है। राम रहीम जब तक बीजेपी के हित में बात करते हैं या आपका आसाराम बापू कहीं ना कहीं गुजरात के अंदर बीजेपी को लाभ पहुंचाते हैं तब तो वो संत बने रहते हैं, और जैसे ही वो बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तुरंत वो संत का दर्जा खत्म हो जाता है। अकाली अगर आपके साथ रहते हैं तो वो वंशवादी नहीं है, महबूबा अगर आपके साथ है तो वहां वंशवाद नहीं है। तो भैया आप ये क्लियर करो कि आपका उद्देश्य राजनीतिक लाभ कमाना है या वंशवाद को खत्म करना है। ये सारी चीजें आप अपनी रिसर्च में डालिए। एक शब्द में इसका मैं उत्तर देता हूं, एक शब्द में इसका उत्तर देता हूं। मैं एक शब्द में इसका उत्तर देता हूं प्रकाश जी, कि राजनीति लोकतंत्र में जो चुनाव है ना, बेस्ट और वर्स्ट के बीच चुनाव नहीं है। समटाइम वो वर्स और वर्स्ट के बीच में चुनाव होता है, समटाइम वो वर्स और बैड के बीच में चुनाव होता है। ये आपको और हमको सबको विश्वास करना होगा कि सारी पार्टियों में गलतियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एकदम एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई गलतियां ही नहीं होती हैं, गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम कृष्ण के भी वंशज हैं ना। हमको यदि मारना है, दुशासन को मारना है और यदि दुर्योधन को मारना है तो हमको छल कपट सारी चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए जो राष्ट्र के खिलाफ शक्तियां खड़ी हैं उनके खिलाफ मारने के लिए जो कोई भी साथ आ सकता है उसका सबका सहर्ष स्वागत है। बहुत अच्छी बात है वाजपेयी जी। आपसे समानता की बात करते हैं वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी, सर मैं आ रहा हूँ। अरविंद वाजपेयी जी को नंबर टाइम दे देते हैं, फिर आ रहा हूँ। जबर इस्लाम साहब आ रहा हूँ। वाजपेयी जी वो भी सहर्ष शिकार है। ऑडियो डाउन वाजपेयी जी। देखिए ऐसा है, रागी साहब ने जो रिसर्च की उससे कंट्राडिक्टरी मैं बताता हूं आपको। देखिए लोकतंत्र को ब्लेम ना करिए, इसी लोकतंत्र ने मनमोहन सिंह को दिया। प्रधानमंत्री मोदी किसी परिवार से नहीं आते, मनमोहन सिंह किसी परिवार से नहीं आ रहे, नरसिम्हा राव किसी परिवार से नहीं आए, आई.के. गुजराल किसी परंपरा से नहीं आए। तो ये कैसे कह सकते हो भाई? सवाल ये है, ये तीन विषय है इसके, वंशवाद, सत्ता का वंशवाद और करप्शन। जब तीनों पे आप रिसर्च करके बताएंगे तब सही कंक्लूजन आएगा। वकील का बेटा अगर वकील बनेगा तो उसमें क्या ऐतराज है, डॉक्टर का बेटा अगर डॉक्टर बनेगा तो उसमें किसको ऐतराज है। इसी तरह अगर नेता का बेटा नेता बनता है तो किसी को ऐतराज नहीं होगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री होते हुए बाप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाता है तो ऐतराज होगा। इसी तरह अगर प्रधानमंत्री अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाता है तो आपको इनकार हो सकता है। देखिए एक उदाहरण मैं देता हूं, एंटी डिफेक्शन लॉ आया कि नहीं आया?
आज की डेट में सोसाइटी एक्ट लागू है, उसमें ब्लड रिलेशन का कोई ऑफिस बिरर नहीं हो सकता। क्या ये बहस उस तरफ नहीं जानी चाहिए कि इस तरह का लॉ लाया जाए कि अगर चीफ मिनिस्टर है तो उसका बेटा अगले 10 साल, देखिए सुनिए 10 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। क्या रामविलास जी ने कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, कभी मुख्यमंत्री नहीं बना, कभी नहीं किया। देखिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है, चुनाव जीतता है, सवाल सत्ता का है, सवाल सत्ता का है। जी मैं समझ गया। वाजपेयी जी बिल्कुल, वाजपेयी जी की ऑडियो खोलेंगे, वाजपेयी जी की ऑडियो और वाजपेयी जी की ऑडियो। ठीक है वाजपेयी जी, आपका सवाल बिल्कुल ठीक। यही कहना है। जी बोलिए। मेरा सवाल सिर्फ ये कहना है कि सत्ता में करप्शन और वंशवाद तीनों को जोड़ के देखना होगा। अगर आप उसको अलग अलग परिधि में दोगे तो ये नाइंसाफी है, और ये लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, और ये फंडामेंटल राइट है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बनूं। लेकिन मनोनीत होते हैं, जो मनोनीत होते हैं वो गड़बड़ की बात है, उस पर बहस जा रही है, उस तरफ जा रही है। ये बहस है अखिलेश यादव के लिए, ये बहस है राजीव गांधी के लिए, ये बहस है जो परिवार से आते हैं लालू यादव के लोग, उस तरफ की बहस है। ये आप इसको दाएं बाएं जफर इस्लाम साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे थे। जफर इस्लाम साहब। प्रतीक जी, आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात जो उठाई है, क्या मैं पूछना चाहता हूं जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है पॉलिटिकल पार्टी के, क्या वो नहीं चाहते कि पढ़े लिखे तबके के जो है यंग ब्लड जो है वो आप पॉलिटिक्स में है, इसको आप अच्छा समझते हैं कि नहीं? पहली सवाल। दूसरा बात कि क्या आप तुष्टीकरण जो तीन जो बहुत खास जो नासूर है जिस पॉलिटिकल सिस्टम में, पहला तुष्टीकरण, दूसरा जो है वो करप्शन, तीसरा जो है वो जो आपका वंशवाद, क्या इसको आप बुरा मानते हैं कि नहीं? अगर आप बुरा मानते हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जो आने वाली जनरेशन को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप आइए पॉलिटिक्स में, आप कंट्रीब्यूट कीजिए। ये जो लेगेसी छोड़ के जाते थे कि करप्शन हमने भी किया तुम भी करो, हमने भी किया तुम भी करो, अब वो उसका समापन हो गया है, अब वो खत्म हो रहा है। इसलिए कि आप करप्शन करने से पहले 10 बार आदमी सोचता है कि हाँ, और उसको पकड़े जाने का डर है। आज मायावती के पूछिए तो वो क्यों बिल में छुपी रहती है, इसलिए कि मालूम है कितने करप्शन किए हैं, इतने किए अखिलेश यादव, मायावती सब ने, कि आज उनको कहने के लिए पब्लिक के सामने बोलने में घबराहट होती है। सब जानते हैं कि उन लोगों ने करप्शन से कैसे बनाया है, कि हर लोग जानते हैं। आप मायावती का घर देखिए तो आपको लगेगा भाई ये आज कैसे इतना घर पैसा बना लिया। हम लोग प्रोफेशनल होके इतने सालों तक इतने बड़े पोस्ट पर है, उसका मतलब आपको एक जो बिंदु भी नहीं बना सके, तो आप इतनी बड़ी, जबकि इंडिया के टॉप 1% टैक्स पेयर में थे, उसके बावजूद नहीं है। तो आखिर कोई बात तो है, कोई करप्शन तो करती हैं, जिसकी वजह से आज इस तरह का आलिशान महलों में 3-3 बंगलों को एक साथ बना के रखा है। तो इस करप्शन को खत्म होना चाहिए। क्या इसके लिए सतीश प्रकाश जी को जवाब मिलना चाहिए? अगर सतीश प्रकाश जी को सामने लाना पड़ेगा, मोटिवेट किया तो क्या बेहिचक मैं दूसरों को छोड़ता हूं। नहीं, सतीश जी को दूंगा मैं। सतीश जी सतीश जी बोलिए, सतीश जी बोलिए। देखिए जफर इस्लाम साहब, देखिए सुनिए, अगर देश के प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं तो जनता उसको बहुत सीरियस लेती है, लेकिन दुर्भाग्य ये होता है कि आप एक ऐसा अवसर जहां पे यूथ आपके सामने है, देश का भविष्य आपके सामने है, वहां भी आप राजनीति करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी सत्ता में है, बड़ी पार्टी है, उनका पूर्ण बहुमत है, अगर वो चाहते हैं तो ऐसा कोई कानून या ऐसा कोई बिल लेकर के आए ना। ये लोगों के सामने झूठ बोलने से कि मैं वंशवाद खत्म करूंगा, कैसा वंशवाद खत्म करोगे? आपके 35 जो एमपी है वो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि बिल के थ्रू नहीं, आप बिल के थ्रू चाहते हैं कंट्रोल करना। नहीं, आप बिल के थ्रू कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब आपका कैरेक्टर इतना खराब होना चाहिए कि आपको बिल, एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर अच्छा नहीं होना चाहिए, एक अच्छा पॉलिटिशियन ऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं ऑनेस्ट पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए, आप चाहते हैं वंशवाद वाला पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। अरे भाई, इसके लिए बिल की क्या जरूरत है? ये तो मोरल वैल्यू है। आप पॉलिटिशियन है तो आपका मोरल वैल्यू है कि आप डिमॉन्स्ट्रेट करें मोरल वैल्यू को, कि आपसे प्रेरित हो लोग, आपसे कहीं ना कहीं प्रेरित होकर
पॉलिटिक्स में आप प्रेरणा होने चाहिए लोगों संगीत रागी जी कुछ कहना चाह रहे थे, संगीत रागी जी। मैंने आप प्रेरणा देने के लायक हैं, ये सोचना चाहिए। आप प्रेरणा देने के लायक हैं। जफर इस्लाम साहब, बहुत अच्छी बात है। जफर इस्लाम साहब, ये बड़ी अच्छी बात है। जफर इस्लाम साहब, ये बहुत अच्छी बात है कि आप प्रेरणा देने के लायक हैं। आइडल किसको बनाए हैं? यही सतीश जी, सतीश जी, आज की सबसे बड़ा सवाल यही है, विषमता भी यही है कि हम आइडल बनाए किसको। सुनिए तो सतीश जी, हो ऑडियो डाउन। सवाल ही यही सबसे बड़ा है जफर इस्लाम साहब, यही सबसे बड़ा सवाल है कि हम आइडलाइज किसको करें। रागी साहब, मैं 2 लाइन जी, बस 2 लाइन, जल्दी। बस 2 लाइन। अनुराग प्लीज, अनुराग, आई विल गिव यू। अनुराग बस 2 लाइन, सबके ऑडियो डाउन। देखिए सतीश प्रकाश जी, ये राजनीतिक संस्कृति की बात है। ये कानून से इसका समस्या का हल नहीं होगा, क्योंकि कानून इसलिए नहीं होगा क्योंकि व्यक्तिगत अधिकार जो है वो सुरक्षित रखा जाता है इसके अंतर्गत भी। दूसरी बात, इस देश को नरेंद्र मोदी का कृतज्ञ होना चाहिए और भरे मन से, पूरे मन से कृतज्ञ होना चाहिए। आज बहस को बस मैं यही रोकना चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा। 6:58 हो गए और